के वज़ीर ख़ारजा और तर्जुमान पाकिस्तान की फ़ौज तर्जुमान जो हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका और भारत पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में किस तरह मुदाखलत करता है और डिस्टेबल करने की कोशिश करता है, इस हवाले से एक डोसियर तैयार किया। ये तमाम चीजों ने जन्म लिया है उस वक्त से जिस वक्त से नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है। हुकूमतें इससे पहले भी थी। मैंने LOC के ऊपर 2 यूनिटें कमांड की हैं। फायर उस वक्त भी होता था, हम भी करते थे, वो भी करते थे, मैं आपको कह रहा हूँ। बल्कि कोई ये भी होता था कि पाकिस्तान अगर क्रिकेट मैच जीत गया तो फायर कर दिया, हॉकी मैच जीत गया, लेकिन वो फायर जो है तो फायर फॉर इफेक्ट नहीं होता था और वो भी हमारी पोस्टों के ऊपर फायर फॉर इफेक्ट ही करते थे, जनरल फायरिंग हो जाती थी। लेकिन ये जो टारगेटेड फायरिंग है ये सिर्फ उस वक्त शुरू हुई है, खास तौर पे जिस वक्त नरेंद्र मोदी ने टेक ओवर किया और जिस तरह मैंने आपको बताया कि पूरी पॉलिसी उन्होंने किस तरह क्रिएट की। तो सोच की बात ये है, आप भी सोचिएगा कभी और सोचने वालों को सोचना चाहिए कि ये जब तमाम चीजें, ये डॉक्यूमेंट सर, ये प्रूफ कल तो जमा नहीं हुए ना। ये प्रूफ तो जैसे आर्मी पब्लिक स्कूल में जिस वक्त इंसिडेंट हो रहा था उसके 2 दिन के बाद मैं ऑन वर्ड ऑफ अथॉरिटी आपको कह रहा हूँ कि उसके हफ्ते के बाद आपके पास सारे सॉलिड प्रूफ मौजूद थे कि ये ऑपरेशन कहाँ से चला, किसने प्लान किया। आज आप बता रहे हैं कि वो जश्न मना था, तो रजीक साहब कोई मुझे बताए ना, मेरा जहन तो बहुत माऊफ है, कोई मुझे इस चीज का जवाब दे कि ये प्रूफ उस वक्त क्यों दुनिया को नहीं पेश किए गए। ये चीजें लेके आप उस वक्त क्यों नहीं दुनिया के पास गए, क्यों नहीं उनको बताया कि इंडिया ये कर रहा है। इसमें होता ये है रजीक साहब, तो जब आप एक दुश्मन को खेलने के लिए जगह प्रोवाइड करते हैं, when you provide space to the enemy to work, when जब आपको कोई तमाचा मारे और रिटेलिएट ना करे तो आपको अगली दफा ईंट मारेगा या हाकी मारेगा या गोली मारेगा। लेकिन अगर आप उस ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो वो फिर कॉशियस होगा कि यार अगर मैंने कुछ किया तो ये बंदा तो रिएक्ट करेगा। लेकिन जब सर आपने रिएक्ट ही नहीं किया, आपने रिटेलिएट ही नहीं किया, आपने दुश्मन का नाम ही नहीं लिया, आपने दुश्मन को पहचाना नहीं, आप डरते रहे, आप लंबे लेटे रहे, आप पैसिव रहे, आप डिफेंसिव रहे, तो फिर तो आपने दुश्मन को एक ओपन फील्ड प्रोवाइड कर दिया ना। फिर उसने APS भी किया, फिर उसने एयरपोर्ट भी किया, फिर उसने पेशावर एयरबेस भी किया, उसने फैसल एयरबेस भी। हम डिफेंसिव पे उन चीजों को प्रोटेक्ट करते रहे। और जब आप किसी फोरम पे इकट्ठे होते हैं तो जब आप डोसियर ही दे चुके हैं तो क्या बात हो सकती है फिर आखिर में, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो ECO जो समिट कॉन्फ्रेंस हो रही है दिल्ली में, उस पर जाने का हामी तो भर चुके हैं। सही बात है, ठीक है, और वो मोदी साहब ने खुद कॉल किया। मेरा ख्याल है ब्रिगेडियर साहब इस बात से एग्री करेंगे कि इसको वॉर ऑफ एट्रिशन कहा जाता है। हाँ। जो इंडिया की स्ट्रेटजी है ना, वॉर ऑफ एट्रिशन, के अपने दुश्मन को इतना एंगेज कर लिया जाए, इकोनॉमिक लॉसेज, उसको सोशल लॉसेज, जिस तरह हमारे यहाँ फिजिकल लॉसेज भी हो रहे हैं सिविलियंस के, आपका आर्मामेंट इतना इस्तेमाल करा दिया जाए कि आपकी जो कैपेसिटी कम कर दी जाए। लेकिन बात यह है कि हमारे यहाँ इसका तदारक या इसका सदेभाव या प्रिवेंशन क्या है। जैसे आम तौर पे मैं ये समझता हूँ, जिस तरह मैं बाज़ बात हमारे यहाँ कुछ वाक़यात अंदरूनी जैसे मुल्क के अंदर होते हैं, तो मैं पुलिसिंग के बारे में ये अक्सर कहता था कि प्रिवेंटिव पुलिसिंग भी होनी चाहिए। हर वाक़ये को तो आप प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते, सही है, लेकिन चलें उसको खातिर खा नताइज आप ले सकते हैं, खातिर खा हद तक आप सिक्योर कर सकते हैं अपनी कौम को। क्या हम हर वक्त किसी डोसियर का इंतजार करेंगे अपने, यानी कि डोसियर बनाते रहें तब तक वाक़यात होते रहें। सही, तो ये तो नहीं कि हम वाक़यात को, बिल्कुल मेरा ख्याल ब्रिगेडियर साहब भी गालिबन यही कहना चाह रहे थे कि क्या हम वाक़यात के ऊपर वाक़यात होने का मौका देते रहे। अगर हमारे पास बड़े सॉलिड किस्म के इंटरसेप्ट मौजूद हैं या मौजूद थे, अगर आज से कोई 5 साल पहले मौजूद थे, 10 साल पहले मौजूद थे, 6 साल पहले मौजूद थे, 3 साल पहले, तो क्या हम इंतजार कर रहे थे कि जनाब 2020 आएगा तो उसका डोसियर बना के दे दिया जाएगा। मैं चले, वो एक अलग बात है जो आप कह रहे हैं कि जी इस वक्त वो समिट में भी जा रहे हैं और डोसियर दे देने से क्या होगा। डोसियर अगर तो आपके पास इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस है, जैसे मैं समझता हूँ जदेव के केस में पाकिस्तान की एजेंसीज ने वाकई काम किया, उसमें बाकायदा लास्ट पे सर्टिफिकेट और पता नहीं कौन कौन सा उसका बाकायदा एविडेंस और प्रूफ हासिल किया। इस तरह के उनके भारत आज से नहीं कर रहा, भारत तो पिछले, मैं समझता हूँ अगर 70 साल से ना सही तो कई सालों से, कई दहाइयों से बाकायदा सबोताज एक्टिविटीज कर रहा है। वॉर ऑफ एट्रिशन की कई स्ट्रेटजीज हैं, साए वॉरवे में वो बहुत आगे हमसे, जिसमें वो दुनिया में इतना बड़ा प्रोपेगेंडा ऑफेंसिव पाकिस्तान स्पेसिफिक उसने लॉन्च किया हुआ है कि उसका हर झूठ भी सच लगता है। इसमें फिर हमारी, मेरा ख्याल है कोई एक डोसियर दे देने से या अचानक 2020 के आ जाने के बाद है, मैं इसकी तारीफ करूंगा कि इस वक्त इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस आया है।
भाई साहब देखें, पहले ही आप देख लें कि 39 नंबर सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन है 1948 की। पाकिस्तान बने 73 साल हो गए, रेजोल्यूशन आए को 72 साल हो गए। हमने क्या बिगाड़ लिया? मुझे सिर्फ मेरा सवाल ये था कि जनवरी 20 को आई थी रेजोल्यूशन, और हमारे पास क्या एविडेंस की बात कर रहे थे आपसे अब दो मेरे से पहले शुल्का, एविडेंस कब नहीं था मुझे बताइए। रॉ के लोग पाकिस्तान में, लाहौर में, कराची में, मेन जितने बड़े शहर हैं, छोटे शहर हैं, पंजाब साउथ है, कराची का इनर है, इनर सिंध में, आउटर सिंध में, वो कहाँ पर मौजूद नहीं होते हैं? क्या उनका मालूम नहीं होता? बिल्कुल मालूम होता है। भेस बदलते रहते हैं, वो आते रहते हैं। अब आपने जो बात की है कि क्या इसका काउंटर स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, या उसको गुजर जाने देते। रईस साहब देखें, भारत ने पाकिस्तान को 14 अगस्त 1947 को भी नहीं माना था, और आज की तारीख में भी 2020 में भी नहीं माना हुआ। वो हर वो काम करता है जिससे पाकिस्तान के खिलाफ काम होता है, पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ काम करता है। हर तरह से उसकी कोशिश ये होती है कि पाकिस्तान को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाया जाए, चाहे वो डिप्लोमेटिक फ्रंट है, चाहे वो फौजी फ्रंट है, चाहे वो अवाम के जरिए कोशिश करता रहता है, उभारता रहता है। आप बलोचिस्तान में आप देख लें कि वो बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है, BLA, क्या करती है। इन दैट केस कराची की एक पार्टी ने क्या किया हमारे साथ, सबूत मौजूद है कि उन्होंने पैसे लिए हैं वहां से, उनके अपने लोग बोल रहे हैं, हमारे में से कोई बंदा नहीं बोला। कब लिए उन्होंने? जब लिए, जब एक जो दौर था, जब वो मुशर्रफ साहब की kabina में थे या नहीं थे, जब थे, पैसे लिए थे। अच्छा, आज उस भी वक्त उधर से भी पैसे ले रहे थे, जो भी थे। बात अच्छा। यह है रईस साहब कि हमें भारत के साथ, हम जब तक अपने अंदर को ठीक नहीं करेंगे, हम भारत की आंख में आंख नहीं डाल सकते। एक आर्टिकुलेटेड स्ट्रेटजी है और उसके अंदर बहुत सारे फैक्शंस आते रहे, लेकिन बुनियादी तौर पे आज से कोई 5-7-8 साल पहले इंडिया ने एक स्ट्रेटजी बनाई थी जिसका नाम उन्होंने 2.5 फ्रंट वॉर रखा था। और 2.5 फ्रंट वॉर के जो दो मेन फ्रंट थे, एक तो था LOC को टारगेट, LOC पे आपकी आबादी को टारगेट करना, दूसरा उसका एलिमेंट था पाकिस्तान में अफगानिस्तान के जरिए, और वो ग्रुप जिनका आप कल बात की BJP ने, उनके जरिए दहशतगर्दी करवाना, और तीसरा उसका था जो एक अपना एलिमेंट था, वो था मीडिया का इस्तेमाल, जिसमें आपका सोशल मीडिया आता है, आपका प्रोपेगेंडा आता है, उसको आप हाइब्रिड वॉरफेयर कर रहे हैं, उसको जो कुछ आप कह रहे हैं उसके जरिए पाकिस्तान को दुनिया के अंदर बदनाम करना मुख्तलिफ अकाउंट से, और उसके लिए वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना भी उन्होंने उस स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा रखा था, जिसका एक एलिमेंट आपको पुलवामा में नजर आया। और इसका सोल ऑब्जेक्टिव, अगर उस पेपर को कभी आप पढ़े तो उसका सोल ऑब्जेक्टिव जो था वो था कि पाकिस्तान को मिलिटरली और इकोनॉमिकली स्ट्रैंगुलेट करे। अब इकोनॉमिकली किस तरह स्ट्रैंगुलेट होता है आप मुझसे ज्यादा समझ सकते हैं कि जब आपके शहरों में